हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कल क्वेश्चन पेपर आया है इवनिंग शिफ्ट में, वो आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर उससे रिलेटेड, जैसा कि अभी आप जान रहे हैं, 21 तारीख का पेपर हो गया, 20 तारीख का पेपर हो गया, किस तरीके के क्वेश्चन लगातार यानी कंटिन्यू पूछने में आ रहे हैं, उससे जुड़े हुए भी यहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ये सारी पीडीएफ आपको मिल सकती है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट 22 अगस्त शिफ्ट 2 में किस तरीके के क्वेश्चन आए और किस तरीके से एग्जाम हुआ। तो पहली बात करते हैं, तो इस समय जितना भी पैटर्न आ रहे हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहे हैं, यानी आगे आगे। ऐसा नहीं है कि अभी जो चीजें इजी हैं वो आगे इजी होंगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे का जो मोड होने वाला है वो मॉडरेट टू टफ ही होगा, कहीं से भी कम नहीं होगा। अब मॉडरेट टू टफ होगा तो कैसा पेपर होगा, तो लेंथी पेपर होगा, जिससे कि टाइम आपका ज्यादा वेस्ट होगा। तो ऐसे में आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, जहां भी आपको ये लगता है कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे के क्वेश्चन पे जाना है, और जो जल्दी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको जल्दी सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहली बात, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, स्टेट विद हाईएस्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स रैंक। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, आपके सामने ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें नंबर 1 आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार। हाईएस्ट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स रैंक है यहाँ पे। तो इसको आप लोग, ये जो यहाँ पर ये चीजें हैं जिसको आपको दी गई हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान से अपने पास रख लेना है, पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से आया था, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, संस्कृत कमीशन से, कि संस्कृत जो कमीशन है वो जो है किया गया था किसके अंडर या कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो पहला संस्कृत कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन 1956, और किसके द्वारा लीड किया गया था, सुनीति कुमार चटर्जी। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संस्कृत कमीशन से जुड़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से था, जो कि है आपका रिसर्च स्टेटिक्स से। इस समय स्टेटिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसकी पीडीएफ भी मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पीडीएफ है स्टेटिक्स से रिलेटेड, उसको भी जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं स्टेटिक्स में, एसपीएसएस से पूछा गया क्वेश्चन था। एसपीएसएस क्या चीज है, इज अ स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर सूट डेवलप बाय आईबीएम। आईबीएम के द्वारा डेवलप किया गया है ये। दूसरा, डेटा मैनेजमेंट के लिए है, एडवांस एनालिटिकल मल्टीवेरिएट एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होने वाला है एसपीएसएस। स्टैटिक से रिलेटेड है। ठीक है, कब आया था, 68 में आया था ये। उसके अलावा कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो जावा में लिखा गया है। स्टेबल रिलीज हुआ है 2022 से, यानी यहाँ से ये कंटिन्यू स्टेबल हो गया है। अब इसके डेवलपर कौन है, अगर आपसे एसपीएसएस के डेवलपर पूछे जाते हैं, तो नॉर्मल, एच नी और डेल हेडले, ये सारे के सारे इसके डेवलपर हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, जावा प्लेटफॉर्म है। किस तरीके का है ये एसपीएसएस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस दोनों के लिए है, आईबीएम के द्वारा बनाया गया। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, क्योंकि जो आ चुका है वो तो ठीक है, वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो नहीं आया है वो भी आ सकता है। जैसे कि ये जितने भी ये रिसर्च के आपके स्टैटिस्टिकल टूल है, एसपीएसएस किसके लिए यूज होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। किसमें, सोशल साइंस, स्पेशली इन सोशल साइंस। आर इज अ पावरफुल फ्लेक्सिबल ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड environment for statistical computing graphics. SAS is a comprehensive software suite used for advanced analytical, business intelligence and data management. स्टेटा किसके लिए है, स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। पूछा जा सकता है कि स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इनमें से कौन कौन से हैं। सेम ऐसे ही पाइथन, पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने जो 5th जनरेशन की है, मतलब इज अ सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट विद पावरफुल न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करने के लिए, मैथ से रिलेटेड, यानी जहां पर हमें मैथ से रिलेटेड काम करना है वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब एमएस एक्सेल, अगर हम बात करें, एडवांस डेटा एनालिसिस फीचर आर अमेजिंग बट पीपल मोस्टली यूज इट फॉर बेसिक डेटा एनालिसिस।
SPSS Modeler is an advanced data mining and predictive analysis tool that allow for complex data analysis and modeling. Minitab. Minitab is normally used for statistical analysis, but you can also draw excellent chart and graph. JASP is a statistical analysis tool offering a user-friendly interface. तो ये जितने भी हैं ये आपके रिसर्च से जुड़े हैं. रिसर्च आपके जो स्टेटिक सॉफ्टवेयर हैं वहां से क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं. अगला क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की तरफ. यहाँ से इस समय सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड. तो चाहे वो आपका कब से स्टार्ट हुआ सोशल मीडिया का ट्रेंड सबसे ज्यादा, फेसबुक कब आया 2004 में, लिंक्डइन कब आया 2002 में, ये आपकी जॉब से रिलेटेड साइट कौन सी है तो लिंक्डइन हो गई है ना, तो ये इंस्टाग्राम 2010 में आया. तो ये आप सब ईयर वाइज इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है. जैसे कि फेसबुक 2004 में आया तो फेसबुक को मेटा कब किया गया तो 2023 में किया गया. गूगल प्लस को शट डाउन कब किया गया 2019. तो ये सबके ईयर हैं. ट्विटर 2006 में आया. तो इन सबको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा. बात करते हैं यहाँ पे वेब से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू पूछा जा रहा क्वेश्चन है. हम लोग जनरली किसके बारे में बात करते हैं 1.0 के बारे में, 2.0 के बारे में, 3.0 के बारे में, लेकिन इस समय 5.0 चल रहा है. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वेब 0 कब आया. तो पीसी एरा था, यानी आपका जो है आपका पीसी एरा बिफोर 1991. वेब 1.0 में बेसिक पब्लिशिंग की ट्रांजैक्शन मीडियम था. वेब 2.0 सोशल एंड को क्रिएटेड वेब था. वेब 3 सेमेंटिक एंड इंटेलिजेंट वेब में आता है. 4 में मोबाइल मशीन एंड ऑब्जेक्ट वेब में आता है. और 5 आपका जो इस समय चल रहा है 2022 के बाद आपका 4 एंड 5 आ गया. तो 4 एंड 5 में सेंसरी इमोटिव वेब ये आता है आपका. ठीक है. तो आपके सामने है कि कौन कौन से वेब में क्या था, कब कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक, किस चीज में क्या चीज थी. थोड़ा सा और यहाँ पर समझ लेते हैं. पीसी एरा यानी पहले हम लोग सिर्फ जो आपका कंप्यूटर का सिंपल यूज करते थे. फिर आता है यहाँ पे आगे चलते हैं डेस्कटॉप आया, फिर वर्ल्ड वाइड आया, फिर सोशल वेब आया, फिर सेमेंटिक वेब आया. इस समय क्या है वेब ओएस. पहले क्या था डेस्कटॉप था, फिर वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट आया, फिर सोशल वेब आया, फिर सेमेंटिक वेब आया, फिर वेब ओएस आया. तो पहले क्या था आपका पीसी एरा यानी सबसे पहले वेब 1.0 जो आपका था वो इसी में आया. 1.0 कब आया 1990 2000 में. 2 आया 2000 से 2010 में. इसी में ही जो आपका 2.0 आया उसी को ही आगे 2.5 में कन्वर्ट किया गया. ठीक है. ब्रॉडबैंड, विजुअलाइजेशन, मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग किसके अंतर्गत आया वेब 2.0 के अंतर्गत. फिर 3 आया 2010 से 2020 सेमेंटिक टेक्नोलॉजी जिसमें आई. 4 में क्या आया 2020 से 2030. अब स्टार्ट हो चुका है वेब 5.0. वेब 5.0 भी स्टार्ट हो चुका. तो ये पूरा ईयर वाइज आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि वेब 1.0, 2.0, 3.4.5 यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं. ये पूरा का पूरा शीट में आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगी. जिनका एग्जाम होने वाला है पढ़ के जाइएगा. अप्रानेट, ईथरनेट, इनके बारे में आपसे जो है डिफरेंस पूछा जाता है. एफटीपी, टीसीपी, आईपी कौन से ईयर में क्या चीज आई. गूगल कौन से समय में आया. नेट स्केप, यूट्यूब कब आया, टम्बलर हो गया, फेसबुक, इन सब का ईयर लिखा है. आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 7 हम बात करते हैं ईथरनेट और वाईफाई की. ईथरनेट और इंटरनेट के लिए भी बात होती है और ईथरनेट और वाईफाई के बारे में भी. तो डिफरेंस है ईथरनेट और वाईफाई में. रिक्वायर केबल, इसमें केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वाईफाई में. रिस्ट्रिक्ट यूजर मूवमेंट, प्रोवाइड मोबिलिटी, रिलायबल कनेक्शन यानी इसमें ईथरनेट में जो कनेक्शन होता है सिक्योर होता है. वहीं वाईफाई में फोन टू इंटरफेरेंस, मोर सिक्योर, इजिली इंटरक्रिप्टेड, फास्टर डेटा ट्रांसफर होता है और इसमें हाई लेटेंसी होती है. यहाँ से डिफरेंस आ सकता है जिनका भी एग्जाम है. तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका. जैसे कि
हमने आपको रिसर्च के स्टैटिस्टिकल टूल के बारे में अभी सब चीजें बताई हैं, चाहे वो स्टेटा हो, आर हो, ग्राफपैड, प्रिज्म, सेस। पूछा जा सकता है इसमें से कौन से रिसर्च से रिलेटेड टेक्निकल टूल्स हैं, तो इन सबको पढ़ लीजिएगा, ये सारे के सारे हैं। और कौन सी डेवलपर कौन है, इन सबके किसने डेवलप किया है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, इनमें से कौन से ओपन सोर्स है ना, कौन कौन से ओपन सोर्स है। और दूसरी चीज की कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए, जावा में लिखे गए हैं, सी प्लस में लिखे गए हैं। मोस्ट कॉमन यूज, इन सब का जो मोस्ट कॉमन यूज है वो इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे डिटेल में दिए गए हैं। जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है इसको पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यहाँ पर स्टेटा और एसपीएसएस के बीच में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनोवा टेस्ट, मनोवा आपका किसके अंतर्गत आता है, एसपीएसएस के अंतर्गत आता है। अनोवा का फुल फॉर्म एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मनोवा का मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिग्रेशन एनालिसिस होता है। वही स्टेटा है टू मैनेज, एनालाइज एंड जनरेट ग्राफिकल विजुअलाइजेशन, यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कंप्राइज डेटा मैनेजमेंट फीचर एंड कंप्लीट कंट्रोल होगा। तो दोनों का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आईपी एड्रेस से रिलेटेड। तो आईपी एड्रेस है क्या, नंबर यूज टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर और नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है या किस पे हम काम कर रहे हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए कि किस सिस्टम से काम कर रहे हैं, उसके लिए आईपी एड्रेस यूज होता है। पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है और डायनामिक हो सकता है। IPv4 से 4 गुना बड़ा होता है IPv6, 4 गुना बड़ा होता है IPv6। इसमें 32 बिट्स होती हैं, डिफरेंस आता है यहाँ से। वहीं इसमें 128 बिट एड्रेस होता है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं 192.0.1.246, और ये जो आपका आता है हेक्साडेसिमल में आता है। इसका जो एड्रेस है IPv6 का, ये आपका किस में आता है, आपका हेक्साडेसिमल में आता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता है, उसके अलावा इसको भी थोड़ा चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, ये पूरी डिटेल मैंने आपको दे रखी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है HTML, XML, DHTML, LML एंड PML, ये सारी चीजें क्या है। तो HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी अगर हमें वेब पेज क्रिएट करना है तो HTML का यूज करना होगा। XML फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये सेट ऑफ रूल फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट दैट इज बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। ये ऐसे यहाँ पे मार्कअप लैंग्वेज है जो इनकोड करती है डॉक्यूमेंट को, जिसे ह्यूमन भी रीड कर सकता है, मशीन भी रीड कर सकती है। DHTML, dynamic HTML, is not a markup language itself but a combination of HTML, CSS and JavaScript used to create dynamic interactive web page. क्वेश्चन नंबर 2 आपका आया है SDG से। SDG, MDG, इन दोनों से क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है। तो इन दोनों के ही जो टारगेट हैं, जो गोल है, इन सबको पढ़ के जाइएगा। एजेंडा क्या है, तो SDG के बारे में नहीं पता है तो ये 17 गोल है इसके। पहला, नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ। अब मान लीजिए पूछ लिया गया कि ये लाइफ ऑन लैंड कितने नंबर पे है, तो लाइफ ऑन लैंड पता होना चाहिए 15 नंबर पे है। अगर हम पूछे कि पानी, लाइफ बिलो वाटर, अगर जुड़ी हुई चीजें हैं तो वो कौन सी गोल में आती है, तो 14वें नंबर पे आती है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा डायग्राम याद करना है। यहाँ पर थोड़ी चीजें और हैं जिसको समझना जरूरी है। 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन की तरफ से। मिशन क्या था, अ शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस। इसका मिशन क्या है एसडीजी का, शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस। स्टेटमेंट है एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल, द प्लेनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। मिशन स्टेटमेंट, अ शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लेनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। यूनाइटेड नेशन फाउंडर है, स्टैब्लिश हुआ 2015 में। 2015 में ये स्टैब्लिश हुआ। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत, थोड़ा सा इसको आप लोगों ने पढ़ना है। फिर आता है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट कौन कौन से हैं, तो टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, ठीक है, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, ये सारी चीजें। नॉन पैरामेट्रिक में काई स्क्वायर टेस्ट, के एस, रन टेस्ट, बाइनोमियल,
वहीं अगर टू सैंपल में बात करें तो काई स्क्वायर, मैन वेटने, मेडियन, केएस स्कूल, उसके अलावा साइन, विलिक्सकन, मैकनेमर और काई स्क्वायर, ये सारे आते हैं। बस सिंपल सा यहाँ से दो क्वेश्चन आता है। पहला ये होता है कि कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट है और कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है इस समय जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर। काई स्क्वायर क्या है? काई स्क्वायर से हमेशा क्वेश्चन आता है, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो यहाँ पे जेड टेस्ट, जहां पे टू पॉपुलेशन और लार्ज सैंपल हो, यानी यहाँ पे आपको दो पॉपुलेशन के बीच में या उससे बड़ा का सैंपल हो, वहां पे जेड टेस्ट का यूज करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मीन और प्रोपोर्शन में आएगा। टी टेस्ट जहां पे टू स्मॉल सैंपल्स का यूज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल या सैंपल मीन के द्वारा निकाला जाता है। अनोवा टेस्ट हो गया थ्री और मोर सैंपल में, जहां ग्रुप साइज, ग्रुप मीन और डेविएशन दिया गया हो। वहीं काई स्क्वायर में टू सैंपल जरूरी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर ईच कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो जेड टेस्ट कहाँ यूज होता है? टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट। कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं पढ़ लीजिए। फिर इंप्रूविंग ईयर ऑन ईयर, ये किसके बारे में बात की गई है? एसडीजी, एसडीजी ऑन इंडिया, ठीक है, एसडीजी ऑन इंडिया। देखिए जो पेपर हो चुका है वो तो हो ही चुका है, लेकिन जो बाकी है उसके लिए भी यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं। तो इस हमारे सामने एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि भाई सिर्फ हमने वो जो क्वेश्चन आए हमने दिखा दिए, क्वेश्चन दिखाने के बाद हम आंसर भी नहीं बता पाए हैं हर एक के। सिर्फ क्वेश्चन दिखाने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आंसर बताने से नहीं होता, उससे रिलेटेड अब आगे नेक्स्ट क्या आने वाला है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इंडिया की बात करें तो 2023-24 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग एसडीजी नंबर वन, एसडीजी का जो गोल वन है उसमें नो पॉवर्टी में जो इनको रैंक मिला है 72, जीरो हंगर में 52, एसडीजी 3 76, 77, एसडीजी 4 61। तो ठीक है, इस तरीके से आप ये जो इनकी रैंक है ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ से बनेगा, ये है इंडिजेनस कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन कल इवनिंग शिफ्ट में आया था। इंडिजीनस यानी कि देसी, जिसे हम कहते हैं देसी संचार। तो देसी संचार क्या है? जैसे हमारा फोक मीडिया हो गया। फोक मीडिया में क्या है? स्टोरी टेलिंग आ गई है ना। इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशन हो गया, जैसे बैठ करके काफी लोग, जैसे पहले क्या होता था ना, चर्चाए पे चर्चा हो गई, तो वो उसी के अंतर्गत आ गया। इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो गया, डेलिब्रेट इंस्ट्रक्शन हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड चैनल यानी कि चैटिंग शूटिंग चल रही है। तो देसी तरीके से जो संचार होता है, जो नॉर्मल संचार है, जिसको नेचुरल संचार हम कहते हैं, जो किसी भी समय कभी भी हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे इंडिजेनस कम्युनिकेशन। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल आर सोर्स दैट कैन बी यूज रैपिडली एंड डज नॉट रन आउट बिकॉज इट इज अ नेचुरल रिप्लेस। यानी ऐसा रिन्यूएबल यानी कि जो कि दोबारा भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा से वो जनरेट हो जाता है। तो रिन्यूएबल कौन सा है? रिस्टोर नेचुरली, दोबारा से रीस्टोर हो जाता है, जिसमें आपकी सनलाइट कभी खत्म नहीं होती। क्रॉप्स बढ़ते हर बार नई आती हैं, बढ़ती जाएंगी, दोबारा उगा लो दोबारा उग जाएंगी। सेम ऐसे ही वाटर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, विंड हो गई, ट्रीज हो गया, ये कभी खत्म ना होने वाले हैं, दोबारा से जनरेट, पेड़ है काट दो दोबारा लगा दो दोबारा से रिन्यू हो जाए। नॉन रिन्यूएबल यानी एक बार ये चले गए एक टाइम स्पेन पे, तो ये अगर एक समय में चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। फॉसिल फाइल खत्म हो गया तो दोबारा नहीं मिलने वाले, मिनरल्स खत्म हो गए दोबारा नहीं मिलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूल्स हो गया, मेटल हो गया, सैंड हो गई और टॉप सॉइल हो गई। तो नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, ये यहाँ से क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन इस तरीके का रीजनिंग वाला क्वेश्चन आप सभी के सामने आया था। रीजनिंग वाले इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और पूछा जाता है कि बताइए भाई इसमें जो है इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जल्दी से आप लोग जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है। क्या करना है भाई? इस तरीके का एक क्वेश्चन नंबर सीरीज आ सकता है, अल्फाबेटिकल सीरीज आ सकता है आप सभी के सामने।
ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन भी दिए गए थे। एक ऑप्शन था 215 वाला, वो आंसर सही था, क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है, 7, एक क्वेश्चन ये है 7, 26, 63, 124। अब इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, सबसे पहले तो डिफरेंस देखिए, 7 का डिफरेंस है, 19 का है, 37 का है, 61 का है। फिर उसके बाद उसमें भी अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 12 का, 18 का, है ना। फिर आ गया 24 का डिफरेंस। उसके बाद क्या किया गया है, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, ये 3 का मल्टीपल होता जा रहा है। तो इस हिसाब से जो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 इंटू 5 यानी कि 30, बढ़ता जाएगा, है ना। पहले 6 1, 6 3 हो गया, 6 4 हो गया। उसके बाद अब जो नंबर आएगा 6 इंटू 5 यानी 30, और 30 में ये जो 61 है इसको क्या करेंगे, 30 61 जोड़ देंगे, कितना हुआ 91, और 91 में ये जो आपका 124 जोड़ देंगे, कितना हो गया 215। ठीक है। तो यहाँ पर आप भी डिफरेंस पता लगा के देख सकते हो। सही आंसर वैसे 215 है। यहाँ पे आप लोग भी देखो सीरीज किस तरीके की चल रही है, जो इजी तरीका लगे उससे सॉल्व करो। वहां पे कोई आपसे ये नहीं कहने वाला कि आपने तुक्का लगाया या कैसे किया है। फिर एक क्वेश्चन था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी से। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म भी याद रखिए। सेम ऐसे ही अगर यूएनईपी आया है तो यूनेस्को भी आ सकता है। तो यूएनईपी 1975 में आया। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सेम ऐसे ही IEEP यानी इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही हैं आपके सामने। पूरा पढ़ते जाइए जितना हो सके, क्योंकि ये करंट अफेयर से है। ये क्वेश्चन करंट अवेयरनेस से क्वेश्चन है। जैसा कि उन्होंने कहा था हम करंट अवेयरनेस करंट अफेयर से पूछेंगे, तो ये वहीं से क्वेश्चन आपके सामने। अवेयरनेस की बात करी है, अफेयर नहीं। अफेयर हो गया कि प्रधानमंत्री कौन है या हमारा गेम से रिलेटेड, ऐसा नहीं है। जो भी आपके यूनिट्स हैं उसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन वाले करंट अवेयरनेस। अब एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो उसके लिए यहाँ पे कौन कौन से वर्टिकल हैं। तो पहला वर्टिकल है NHERC, दूसरा है NEC, फिर है HEGC, फिर है जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो किसमें क्या चीज होती है ये आपको पढ़ के जाना है, क्या क्या चीजें किसके अंतर्गत आती हैं। जैसे कि गोल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन NEP 2020 में रेगुलेशन है लाइट बट टाइट। 4 वर्टिकल है HECI में NHERC, NEC, HEGC and GEC. Promote imaginative, flexible curricular structure, remanaging vocational and teacher educator। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपकी NEP 2020 से है, पढ़ के जाइएगा। फिर आया था फर्स्ट कॉइन द टर्म एंड्रागोजी। एंड्रागोजी से संबंधित क्वेश्चन था कि सबसे पहले किसने किया, तो अलेक्जेंडर नैप की तरफ से। एंड्रागोजी फर्स्ट कॉइन बाय अलेक्जेंडर नैप। फिर आपका गैगने हायरकी भी पूछी गई थी। गैगने में गेनिंग अटेंशन, ये हायरकी है इसकी। ठीक है। इन्फॉर्मिंग लर्नर्स टू ऑब्जेक्टिव, स्टिमुलेटिंग रिकॉल, प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, eliciting परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक, असेसिंग परफॉर्मेंस, इनहेंसिंग प्रिपरेशन एंड ट्रांसफर। तो पहले पे क्या आएगा, प्रिपरेशन से संबंधित, फिर इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस, और फिर असेसमेंट एंड ट्रांसफर। कितने हैं हायरकी में, 9 लेवल ऑफ लर्निंग गैगने। फिर आता है कंप्यूटर जनरेशन से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंप्यूटर जनरेशन से पूरा चीज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। भाई जल्दी से वीडियो को एक लाइक शेयर कर दीजिएगा। यानी सोचो जिनका एग्जाम हो रहा है, जिनका एग्जाम होने वाला है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहली बात तो जनरेशन इन सब की याद कर लीजिएगा, जनरेशन का ईयर। दूसरी चीज कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ, जैसे वैक्यूम ट्यूब हो गया, पंच कार्ड फर्स्ट जनरेशन में आया। दूसरे में ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक टेप। थर्ड में IC लार्ज कैपेसिटी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप, IC VLSI टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर फोर्थ में। और फिफ्थ में IC विद ULSI टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल डिस्क का पोर्टेबल पावरफुल सर्वर। सिस्टम नेम
कौन कौन से सिस्टम थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, आप लोग जल्दी से पढ़ लेना क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं है, मैं फटाफट आप लोगों को करवा रही हूँ। रिटोरिकल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है। तो रिटोरिकल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें क्या होता है कि स्पीकर होता है, स्पीकर जैसे कि मान लीजिए कोई आपको स्पीच देने आए, सोर्स स्पीकर हो गया, मैसेज है उसका और किसको देना है, ऑडियंस को देना है। जैसे कि मान लीजिए भाषण देने आते हैं, वो क्या करते हैं, उनको अपना मैसेज किस तक पहुंचाना है, ऑडियंस तक पहुंचाना है। तो रिटोरिकल कम्युनिकेटर गिव्स thought to intend message and stimulate the receiver in a manner designed to achieve a specific result। इसका मतलब क्या है, simply a way to win over an audience। जो अपने ऑडियंस को प्रभावित करना चाहता है, रिटोरिकल थ्योरी का यूज करता है। इसके 3 स्टेप है, सोर्स, मैसेज एंड रेसिपिएंट। यहां से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है और सेम चीज आ रही है, एग्जाम्पल पूछे जा रहे हैं किसके, डेटा सेट के एग्जाम्पल। तो डेटा सेट है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। अब ये जो टेबल है इसको पढ़ के जाइएगा। अगर आपसे पूछा जाए मैरिटल स्टेटस या सेक्स हो गया या जेंडर हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है, नॉमिनल के अंतर्गत आता है। इसमें क्या चीज आती है, कैटेगरी, कैटेगरी इसके अंतर्गत आती है, जबकि ट्रू, जीरो, इक्वल, इंटरवल, ऑर्डर इसमें नहीं आता है। अगर आपसे स्टूडेंट लेटर ग्रेड एनसीएल टीम रैंकिंग पूछी जाए तो ऑर्डिनल होगा, क्योंकि ऑर्डिनल में आपके ऑर्डर आता है, ऑर्डर के अलावा कैटेगरी आती है। इंटरवल में क्या आता है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर दिया हो, स्कोर दिया हो, आईक्यू दिया हो या ईयर दिया हो तो इंटरवल में इक्वल इंटरवल आता है, ऑर्डर आता है, उसके अलावा कैटेगरी आती है। अगर एग्जाम्पल दिया हो एज, हाइट, वेट से रिलेटेड तो उसमें क्या हो जाएगा, रेशियो। हाँ, इसमें क्या क्या चीज आती है, एब्सोल्यूट जीरो या ट्रू जीरो रेशियो के अंतर्गत आता है। और उसमें ये सारी कैटेगरी इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो ऑर्डर हो, इक्वल इंटरवल हो, कैटेगरी, ये सब चीजें किसमें इन्वॉल्व होती हैं, रेशियो में। एब्सोल्यूट जीरो किसमें आता है, रेशियो में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ रहा है। पूछा जा सकता है कि क्वांटिटेटिव डेटा कौन सा है, क्वालिटेटिव। तो रेशियो और इंटरवल आपका क्वांटिटेटिव है, जबकि ऑर्डिनल एंड नॉमिनल आपका क्वालिटेटिव। एंशियंट यूनिवर्सिटी हायरकी आती है, यहाँ हम बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है तो सबसे पहले नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, पुष्पागिरी, औदंतपुरी, सोमपुरा, उज्जैन और कांची यूनिवर्सिटी। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से आया था उज्जैन से रिलेटेड कि उज्जैन जो है वो फेमस है किस चीज के लिए। उज्जैन जो है आपका प्राचीन है, आपका किसके लिए फेमस है, तो एस्ट्रोनॉमी या हम कह सकते हैं खगोल शास्त्र के लिए। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, खगोल शास्त्र के लिए ये प्रसिद्ध है, प्राचीन यूनिवर्सिटी। फिर क्वाड्रेंट से क्वेश्चन था आपके सामने, तो याद रखिए दोबारा आ सकता है। क्वाड्रेंट पहले में है ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम, असेसमेंट। क्या इसमें लाइव क्लास होती है, बिल्कुल नहीं। क्या लाइव इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। तो सब चीजें ऑनलाइन रिकॉर्डेड में प्रस्तुत की जाती है। फिर ब्लूम थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिला है कल, और ये आपको दोबारा पूछा जा सकता है किससे, कि जो ओल्ड थ्योरी थी ब्लूम की वो कब थी और जो न्यू थ्योरी थी वो कब आई। तो 1956 में आई ओल्ड, नई आई 2001 में। नाउन से वर्ब तक का यहाँ पे चेंज किया गया है, यानी पहले था नॉलेज, अब है रिमेम्बर। इवेल्युएशन पहले नंबर पे था, लास्ट हाईएस्ट नंबर पे था, चोटी है ना, ये पहाड़ के ऊपर चोटी चढ़ रहे, तो सबसे हाईएस्ट नंबर पे है क्रिएट। पहले था इवेल्युएशन फिर क्रिएट। तो नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। वहीं अगर 2001 की बात करें तो रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, सिंथेसिस या जिसको हम इवेल्युएट कह सकते हैं, और क्रिएट। ब्लूम थ्योरी में डोमेन से रिलेटेड, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे अफेक्टिव हो, चाहे साइकोमोटर हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इनके स्टेप याद कर लीजिएगा। कॉग्निटिव में लोएस्ट लेवल की बात करें, पहाड़ चढ़ते हैं तो लोएस्ट लेवल बेस ये है, नीचे वाला बेस है, ठीक है ना। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट, क्रिएट। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजिंग बाय वैल्यूज। साइकोमोटर में इमिटेशन, मैनिपुलेशन, साइन, आर्टिकुलेशन, और सबसे हाईएस्ट पे क्या आएगा, नेचुरलाइजेशन। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्वेश्चन था, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो किसने स्कीमा दिया, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एक्टिव लर्नर, ये सारी चीजें किसके द्वारा दी गई, पियाजे के द्वारा दी गई थी। सेंसरी मोटर,
एज कितनी थी बर्थ से एज 2 तक के लिए? जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, खिलौनों को ही पकड़ते हैं, समझते हैं। प्री ऑपरेशनल जो कि एज 2 से 7 तक की एज में रहते हैं, जहां पर वो सोचना शुरू कर देते हैं, चीजों को देखकर समझना शुरू। जैसे अब ये समझ लो कि नर्सरी के जो बच्चे हैं या प्रेप के जो बच्चे हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, जहां उनको एप्पल दिखा के बताया जाता है ए फॉर एप्पल। कॉन्क्रीट ऑपरेशन 7 से 11 ईयर, जहां पर वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं कि ये चीज कैसे हुई। फॉर्मल ऑपरेशन में 12 साल से ज्यादा के बच्चे, जहां पर क्या करते हैं, वो जो चीजें हैं उनको प्रॉपर तरीके से लॉजिकली समझना शुरू कर देते हैं, अंडरस्टैंड द अब्स्ट्रैक्ट एंड डिडक्टिव रीजनिंग। सेंसरी मोटर से ये पियाजे का स्टेजेस है, या तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा एज रेंज से, या इनकी स्टेजेस में क्या क्या चीजें हुई हैं वो पूछा जाएगा, पढ़ लीजिएगा। कोहलर गेस्टॉल थ्योरी इसको कहा जाता है, अंतर्बुद्धि का सिद्धांत। अंतर्बुद्धि का सिद्धांत या हम इसको सूझ का सिद्धांत भी कह सकते हैं। सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने कहा। इनको फादर ऑफ, अगर मैक्स बर्थमर की बात करें तो फादर ऑफ गेस्टॉल थ्योरी कहा जाता है, और कोहलर की थ्योरी भी गेस्टॉल थ्योरी के अंतर्गत आती है। गेस्टॉल मीन अ होल, अ टोटल कॉम्पोजिशन। ठीक है, पढ़ते जाइएगा भाई। स्किनर, स्किनर के बारे में भाई, इनकी जो थ्योरी थी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग से जुड़ी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़ी थी, री यानी पुनर्बलन या पनिशमेंट कहा की बात इन्होंने कही है। पुनर्बलन की बात, री की बात किसने कही थी? स्किनर ने कही थी। क्लासिकल कंडीशनिंग की, जैसे कि मान लीजिए हम कुत्ते को ट्रेन करते हैं, पहले हम उसको खाना देते हैं, फिर उसको बताते हैं भाई, इस मतलब इशारे से चीजें समझाने की कोशिश करते हैं कि ये टाइम हो गया है, इस टाइम पर आपको खाना खाना है, तो वो उसी टाइम पर आएगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि इस बेल बजने से छुट्टी का टाइम है या ये बेल बजने से लंच का टाइम है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। तो बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग, ये किसने दिया? इवान पावलोव ने। पेनाल्टी फॉर प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें पनिशमेंट पूछी जा रही है। ठीक है, इसमें क्या, 0 में नो पेनाल्टी, 1 में सबमिट करने के लिए कहा जा सकता है रिवाइज स्क्रिप्ट को या मॉडिफाई करने के बाद में, थर्ड में स्टूडेंट प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, सॉरी सेकंड में क्या हो गया, स्टूडेंट विल डिबेयर फ्रॉम सबमिटिंग रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर 1 साल तक के लिए रोका जा सकता है। तो और जो लास्ट है यानी कि जिसको हम लेवल 4 कहते हैं, लेकिन क्योंकि 0 से स्टार्ट है इसलिए ये 3 में आएगा, तो इसमें कैंसिल किया जा सकता है। तो इसको आप लोगों को जो लेवल में सिमिलैरिटीज है, कितने से कितने परसेंट और क्या क्या पनिशमेंट है वो पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं एमएलए और एपीए। एमएलए मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन यूज्ड इन मोस्ट, देखो इन सबके फुल फॉर्म, जिनका भी एग्जाम आ रहा है ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम क्लियर कर लेंगे आपको ही अच्छा लगेगा, पढ़ना बस है, ये पीडीएफ मिलेगी आपको, सिर्फ पढ़ना पढ़ना रह जाएगा। ठीक है, यूज इन ह्यूमैनिटी कोर्सेज, एक मिनट भाई, यूज इन ह्यूमैनिटी कोर्सेज, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये सोशल साइंस के लिए, ये ह्यूमैनिटी के लिए, शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल सीएमएस हिस्ट्री कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मेलवेयर से क्वेश्चन है, जैसे अगर रैंसमवेयर कहा जाए, रैंसमवेयर क्या होता है, जो ब्लैकमेल करता है आपको, उसकी कीवर्ड याद कर लीजिए। कोई आपका साइट हैक कर ले और आपको ब्लैकमेल करे कि डेटा हम तब देंगे जब आप हमें इतने रुपए देंगे। स्पाईवेयर जासूसी करता है, आपके डेटा को चुरा लेता है। एडवेयर क्या होता है कि मान लीजिए कोई साइट खोली और ऑटोमेटिकली ढेर सारे ऐड आने शुरू हो जाते हैं, तो ऐड जो छोटे छोटे पॉपअप मेन्यू में आने शुरू होते हैं, तो वो क्या हो गया, आपका एडवेयर हो गया। वॉर्म, स्प्रेड अक्रॉस कंप्यूटर, धीरे धीरे कीड़े की तरीके पूरे सिस्टम में फैल जाता है। ट्रोजन क्या है, स्नीक मेलवेयर ऑन टू योर पीसी, बोटनेट टर्न योर पीसी इनटू अ जॉम्बी, जो आपके पीसी को जॉम्बी बना देता है। टाइप्स ऑफ मालवेयर, सेम ऐसे ही वायरस क्या है, जो अपने आप को रिप्लिकेट करता है। वर्म क्या है, रिप्लिकेट करता है और स्प्रेड करता है। डिस्गाइज देमसेल्फ एज अ लेक्टिमेट सॉफ्टवेयर, जो दिखाता जरूर है कि मैं भाई बिल्कुल ओरिजिनल हूं, लेकिन ये क्या करता है, सही नहीं होता है,
spyware secretly monitor, ransomware encrypt file, adware unwanted advertisements, rootkit conceal malicious software, botnet network of infected computer, keyloggers record keystrokes on a computer to capture sensitive information। तो ये important है, ये पूरा पीडीएफ आप सभी को मिलेगा। तो भाई वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर करते चलना, और साथ ही ये जो पीडीएफ मिले इसको भी शेयर करना बाकी बच्चों को भी, जिससे कि और अच्छे से सबकी तैयारी हो पाए। तो यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की। क्या होता है? एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, लाइट और इनके कॉज, इसको आप लोगों ने पढ़ना है। इफेक्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको आप शॉर्ट में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं शोध निबंध से संबंधित, उनके अनुभाग यानी करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में शोध निबंध से आया है क्वेश्चन, सिनॉप्सिस से क्वेश्चन आया है, तो उनके पूरी सीक्वेंस समझ लीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च मेथड, डिस्कशन, इस तरीके का फ्रैक्शन आया है जो आपके 18 जून में भी पूछा गया था। सेम टू सेम सॉल्व करिए। कैसे करना है? ना ज्यादा समझ में आए तो कुछ नहीं, 9 से 7 का भाग दे देना। नहीं समझ में आए तो 9 से भाग देना किसका? 7 का। 0 पॉइंट जितने में आपका आएगा देखना सबसे छोटा कौन सा है, जो सबसे छोटा उसको पहले लगाना, उससे बाद धीरे 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 बड़े करते जाना। सिंपल तरीका है ये सॉल्व करने का। रेलगाड़ी वाला आया था कि एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर सेकंड गति से चलते हुए एक सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। 100 मीटर सेकंड की है, लंबाई कितनी है? 500। सुरंग की लंबाई हमें नहीं पता है, लेकिन 10 सेकंड में पार किया तो कितना हो गया? यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले पे चलना है, ठीक है। और आपका आंसर 500। सेम ऐसे ही जब कल क्वेश्चन सॉल्व हुआ है इसी तरीके का होगा, बट एग्जैक्ट फिगर क्या है वो तो आपको पता है। दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन था आपका सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन कोफिशिएंट से रिलेटेड 5% स्तर पर सार्थक है, डी ऑप्शन। ये कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाते हैं। 0.97, 0.95, 0.10, 0.3 प्राप्त करता है, तो कौन सा यहाँ पे सार्थक क्रम होगा? तो सही आंसर होगा R4। R1 का मतलब है 0.97, R2 का मतलब 0.95, R3 0.10, R4 0.3। तो कौन सा सहसंबंध गुणांक 5% स्तर पर सार्थक है? 0.0। वहीं इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है सार्थक सहसंबंध बताने वाला है, तो सही आंसर जहां पर भी हमने क्या कहा था आपसे, माइनस से शुरू करेंगे, -1 से +1 के बीच का है कोरिलेशन। तो यहाँ पर कैसा संबंध है? बाकी सब में देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये हम ले सकते हैं, सार्थक सहसंबंध मान सकते हैं प्लस और माइनस के बीच में। इन दोनों में ही प्लस का साइन है, तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, दोनों में ही, एक में प्लस का साइन, एक में माइनस का साइन। उज्जैन फेमस है किसके लिए? क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, खगोल शास्त्र के लिए। अब बेस अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन आ रहा है इस समय कि मान लीजिए कोई डेसिमल संख्या है जो कि 100 है, बेस दिया गया है 6, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको तुरंत ही यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करो। डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी रिमाइंडर बचेगा वही आपका सही आंसर होगा। निगमनवाद से संबंधित, या हम बात करते हैं डिडक्टिविज्म से संबंधित क्वेश्चन आया, और ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल देते हैं और आंसर करते हैं, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन इस तरीके का स्टैटिक से जुड़ा हुआ कि 75 प्रेक्षणों के माध्य मानक विचलन का क्रम है 45, यदि उसमें और माध्य है आपका 45 और मानक विचलन है 10, तो यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 का योग कर दिया जाए तो 45 में 2 को जोड़ा कितना हुआ? 47। नए माध्य और मानक विचलन कितने? मानक विचलन कितना था? 10। तो सही आंसर कितना है? 4710। किसी आंकड़े का मानक विचलन मूल में किसी भी परिवर्तन से स्वतंत्र है। मानक विचलन कभी नहीं बदलेगा, माध्य मूल में परिवर्तन की मात्रा के बराबर ही परिवर्तित हो जाता है। यानी मानक मूल के, यानी कि कितने का योग किया वो बदल गया, मीन बदलेगा, लेकिन आपका स्टैंडर्ड जो आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो चेंज नहीं होगा। सेम ऐसे ही HTTP क्या है? URL, मैक एड्रेस, IP एड्रेस। जल्दी से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं शीट आपको देने वाली हूँ। उसके अलावा POP से क्वेश्चन आ रहा है, POP की जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लक्षण है वो पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है, तो भाई पढ़ लेना। विंडो आइकन मेन्यू, इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। मापनिया, अभी ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो, इंटरवल आपको बताया।
सेम ऐसे ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में मीन मीडियन मोड आपको, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आ रहा है। तो ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब कुछ नहीं करना है, आपको इस पीडीएफ को पढ़ना है, जल्दी से पढ़िए इसको। और जिनका भी एग्जाम आ रहा है उन सभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। लेकर आएंगे नेक्स्ट एनालिसिस आप सभी के लिए। थोड़ा लंबा जरूर है ये एनालिसिस, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड भी काफी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।